फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढंग से समझ लिया ना, आपका 20% आपका जो काइनेमेटिक्स है वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। बट व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सोलर सिस्टम, देन राइट, इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। इन दैट केस व्हाट यू विल सी कि आपका सन जो है दैट इज एट रेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवार। पिछले चैप्टर में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी थी, आपने देखा होगा राइट, जिनमें से यूनिट के साथ हमने डील करना सीखा कि कैसे यूनिट के साथ आप यूनिट्स डिसाइड करते हो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की, और कैसे यूनिट के साथ डील करनी है, जिसके लिए हमने फिर डायमेंशनल एनालिसिस में अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन देखे। तो वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट का, राइट। और उसके बाद हमने पैरेलैक्स मेथड, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड था, राइट, और उसको हमने स्टेलर ऑब्जेक्ट से लगा के काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के, राइट, और काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग जो था सेकंड चैप्टर हमें इन टॉपिक्स में लगा होगा, राइट। और इसके अलावा हमने देखा कि जैसे स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कैसे उनको यूज़ करना, राइट। तो ये तो बात थी आपकी सेकंड चैप्टर की कि वहाँ तक हमें सिर्फ देखना था कि आपका क्या, कैसे मेजरमेंट आपका किया जाए, राइट, और मेजरमेंट करने के बाद कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाए, वो भी हमने काफ़ी डिटेल में थोड़ा यहाँ पे चैप्टर में चेक किया, राइट। अब फिजिक्स में किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के बाद उन क्वांटिटीज़ के हमें एप्लीकेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अब से हम एप्लीकेशंस पे मूव करेंगे, हम कुछ क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे और अप्लाई करेंगे उन सब चीज़ों को, उस सिस्टम को समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो चैप्टर आएगा या फिर सबसे पहला जो आपको समझना है फिजिक्स में, दैट विल बी मोशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज, राइट। सो व्हाट इज ए मोशन, राइट, सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर में आपका इन चीज़ों को देखेंगे, राइट। सो चैप्टर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस चैप्टर का जो है क्या पर्पस होगा इसमें। तो सबसे पहला इसमें टर्म आएगा दैट विल बी मोशन, राइट। अब मोशन क्या है, मोशन विल बी इफ देयर इज अ पोजीशन चेंज, or if I write it to be state, right, state it means mechanical state, right. So if I write it mechanical state, if there is a position change or mechanical state change with time, that will be motion, right. अब मैंने मैकेनिकल स्टेट क्यों बोला, मैकेनिकल स्टेट मीन्स उस बॉडी का जो मोशन है एक तरीके से, उसको हमने इस वर्ड से हमने मैकेनिकल स्टेट से डिफाइन किया, राइट। फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्स में या फिर जहाँ भी हम देखेंगे तो जितनी भी बॉडीज हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन भी कर सकती हैं और सिंपल मोशन भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सा कोई एग्जांपल लीजिए कि कोई बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, वो एक 2D में भी मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो फुटबॉल आपका ग्राउंड पे मूव करता है, राइट। उसके अलावा अगर आपका हवा में चला जाएगा बॉल, अगर जिगजैग मोशन में 3D में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन वहाँ पे हो सकता है, राइट। सो 1D 2D 3D, राइट। अब इन चीज़ों का जब हम चैप्टर में देखेंगे तो इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि क्या ये होते हैं, राइट। उसी तरीके से फिर अलग तरीके के मोशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, राइट, किसी बॉडी में रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन भी अलग अलग तरीके से पॉसिबल है कि बॉडी किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, राइट, कैसे वो रोटेट कर रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसी भी बॉडी के मोशन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। और नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं जितने भी मोशन हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज के, वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, राइट।
तो उन सब कॉम्प्लिकेटेड मोशन को हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट केस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था फर्स्ट चैप्टर में आपके कि सबसे पहले सिंपल जो मोशन है उसको सबसे पहले समझना है। और इसमें कौन सा मोशन आ जाएगा आपका, ये वाला, जिसमें आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, और यहाँ पे बात आती है कि कोई बॉडी रोटेट अगर कर रही है, राइट, तो ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, जो भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को यहाँ पे समझेंगे तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट विल बी ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये एक अजम्पशन हम सबसे पहले लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि अजम्पशन लेके हम प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हमने कर दिया, एक तो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन में मोशन है ऑब्जेक्ट का, राइट। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या बोला, एक अजम्पशन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशन है क्या कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, राइट, ताकि प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड आपकी ना रहे, राइट। सो अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि पोजीशन चेंज टाइम के साथ होती है, वो किस किस तरीके से हो सकती है, और आप कहोगे कि कैसे उसको डिफाइन किया जाए उस मोशन को वन डायरेक्शन में, राइट, दैट विल बी मोशन इन 1D, राइट, स्ट्रेट लाइन। नाउ अब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को, जिसको हमने बोला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको एक नाम से और भी यहाँ पे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। इसका दूसरा नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, दैट विल बी रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन भी अगर लिखा जाए तो भी यू शुड नो, राइट, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप काम कर रहे हो एंड मोशन विल बी योर लीनियर मोशन, राइट। सो वो आपका ये बता है। अप्रोक्सीमेशन हमने बता ही दिया कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब इसका एक रीजन भी है, राइट, कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का हमने क्यों कंसिडर किया। जब भी आपका फाइनाइट साइज आ जाए ना ऑब्जेक्ट का, वो मोशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, राइट। मोशन किसी बॉडी में रोटेशन भी आ सकता है मोशन के टाइम पे, राइट। तो हम अज्यूम करेंगे कि उस रोटेशन को इंक्लूड न किया जाए, और वो रोटेशन तभी इंक्लूड नहीं होगा जब आप क्या करोगे, जब आप पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। तो ये चीज आप जब 7th चैप्टर हम जहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स हम डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि फाइनाइट मास ऑब्जेक्ट और फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की वहां पे हम बात करने वाले हैं, राइट, कि वहां पे रोटेशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल के लिए रोटेशन को अलग रखते हैं, ओनली मोशन की स्ट्रेट लाइन में जो आपका नॉर्मल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन जिसकी बात करते हैं। तो इस पॉइंट से आपको क्या यहाँ पे आउटकम मिला कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इट मींस बॉडी जो है दैट विल ओनली ट्रांसलेट, और यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मोशन जो है दैट विल नॉट बी प्रेजेंट, दैट विल नॉट बी है। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करने के लिए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो उसके लिए ये आ गया। तो ये तो बेसिक्स था, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, एक टर्म आती है इसमें जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है, राइट। दिस इज सो ये टर्म बताता है कि आपने कोई मोशन हुआ, आपने उसको ऑब्जर्व करा, बट आपने ये नहीं देखा कि वो मोशन का जो रीजन है, उस मोशन के होने का क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऑब्जर्व किया एक फुटबॉल मूव कर रही है, राइट। अब हमने ये नहीं उसका एक्सप्लेन किया कि वो मूव किस वजह से कर रही है, हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मूव कर रही है। तो ये जो कॉज ऑफ मोशन है ना, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके मोशन में। तो वो चीजें हम बाद में इंक्लूड करेंगे मोशन में, ताकि जो है उसको थोड़ा काइनेमेटिक्स से थोड़ा अलग रखा जाए, राइट। पहले बॉडीज के मोशन को समझे,
then we will understand the cause of motion, right? So this is the basic concept of your kinematics, sir, right? So what will I write here? That study motion, right, without taking care of cause of motion, right? Cause of motion. So ये बेसिकली चीज थी, राइट? अब यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन क्या आ सकता है, मैं एक बार लिख आपको बता देता हूँ. मे बी फोर्स हो सकता है, आपकी यहाँ पे कोलिजन भी हो सकती है, राइट? दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करके. उसके अलावा यहाँ पे आप कहोगे कि इट कैन ऑल्सो बी लाइक इंटरनल फोर्सेज दैट विल कम इन फोर्सेज, राइट? सो बेसिकली आई विल राइट दीज टू थिंग्स, राइट? कि मोशन किस वजह से आपका यहाँ पे हो रहा है, तो ये चीज आपकी इसमें आ गई. इन चीजों को हम एक बार फोकस नहीं करेंगे, ओनली मोशन को हमें देखना है, राइट? अब बात आती है कि मोशन को समझने में कोई चीज हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? कैसे उसको मोशन को डिफाइन किया जाए, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? तो अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढंग से समझ लिया ना, आपका 20% आपका जो काइनेमेटिक्स है वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा. जब आप चैप्टर के एंड तक जाओगे, जब आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम वहां पे डिफाइन कर रहे हैं. तो अगर आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर आपने वहां पे ढंग से नहीं समझा ना, देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, राइट? सो सबसे पहला और बेसिक इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, राइट? और ऐसा नहीं है कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर 11th क्लास. जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर फिजिक्स पढ़ोगे, जब ग्रेजुएशन में जाओगे, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप रिलेटिविटी करोगे, राइट, इन दैट केस ऑल्सो हम वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमें नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे रिलेटिविटी में, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर काइनेमेटिक्स बेसिक्स, राइट? सो इसको हम डिस्कस करते हैं. दैट विल बी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट and the frame of reference, right? So I will write frame of, right? Okay, it is okay, right? So this is a frame of reference. So इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. अब आप मेरे को ये बताइए, किसी मोशन को हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले तो हमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को. उसके बाद हमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, टाइम को. दो चीजें हमें चाहिए यहाँ पे बेसिकली. तो क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए, प्लस क्या चाहिए, पोजीशन को हमें डिफाइन करना है. टाइम क्या यूज करोगे, क्लॉक. नॉर्मली हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि आपकी सीजियम क्लॉक भी हो सकती है, और नॉर्मली हम क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी विल यूज the different type of clocks, right? So normally quartz clock हम यूज करेंगे जब भी हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट? अब बात आती है पोजीशन की. अब पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाए, 10th क्लास में आप देख के आए हो पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. अब हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं पॉइंट मास आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? कैसे करोगे, हमने ये कार्टेशियन सिस्टम बनाया. क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, और ये z यहाँ पे एक्सेस हो गया, राइट? तो ये बेसिक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. और कोई भी पॉइंट अगर मेरे को P पॉइंट अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए इसको मैं x y z यहाँ पे रखता हूँ, ये आपका ओरिजिन हो जाता है, राइट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, मान लीजिए आप ऑब्जर्वर मीन्स आप उस मोशन को देख रहे हो, राइट? सो दैट शुड बी एट योर ओरिजिन, राइट? कैसे, इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए मैं किसी मोशन को, कोई मोशन हो रहा है, बॉडी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट? सो व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग आई विल कंसीडर एन इमेजिनरी कार्टेशियन सिस्टम एट विच आई एम स्टैंडिंग, राइट? इट मीन्स मैं एज्यूम करूंगा देन हियर वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, राइट?
सो वहां से मैं उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा कि हाँ इसका पोजीशन ये है, एंड टाइम आई विल हैव ए क्लॉक, राइट। सो अगर टाइम प्लस आप एक कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोई भी आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंक्लूड कर देते हो, बोथ कंबाइंड, दैट विल डिफाइन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है कि क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा स्टेशनरी होता है। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इफ आई एम मूविंग, then what you will see that if I'm moving, my frame of reference, whatever imaginary frame of reference I am assuming, that will also move with my body, right? So it means a frame of reference can move with the observer, right? अब कुछ हम एग्जांपल्स कुछ देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रियल में होता क्या है, राइट? तो ये तो था मेन चीज। अब आई थिंक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ यहाँ पे डील करना यहाँ पे आता होगा, बिकॉज आई एज्यूम कि आपको 10th क्लास में ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ये आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ये आ जाता है, राइट। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। अब जब हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात करेंगे तो वहां पे हम जो रोटेशनल आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी भी, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, बट दैट विल कम लेटर ऑन, राइट। सो राइट, दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ। तो पहली चीज क्या आती है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, राइट। दूसरा ऑब्जर्वर किसी पोजीशन में किसी कार में यहाँ पे जा रहा है, राइट। ये आपकी यहाँ पे एक यहाँ पे कार हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, राइट। अब ये कार मान लीजिए कहाँ जा रही है, इधर को जा रही है, और ये जो पर्सन है दैट इज स्टेशनरी। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट टू बी v इज इक्वल टू 0, लेट्स, एंड इसका वेलोसिटी v है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है। वेलोसिटी को हम बाद में डिफाइन करेंगे, बट ये ऐसे कुछ मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर को अगर मैं o से लिखता हूं, देन दिस विल बी ऑब्जर्वर 1 एंड दिस विल बी योर ऑब्जर्वर 2, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर, राइट, अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो क्या मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हाट विल आई सी, कि ये जो कार है ये आपकी मूव कर रही है, राइट। अब ये मूव क्या कर रही है, टुवर्ड्स मी, राइट। और इसके साथ ही मैं देखूंगा कि ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर जो आदमी है दैट विल ऑल्सो मूव, और ये दोनों चीजें एक साथ मूव कर रही हैं। ये मैं ऑब्जर्व कहां से करूंगा, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं आउटसाइड ऑन द ग्राउंड, राइट। तो एक तो मेजरमेंट ये हो गया जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां था, इस ऑब्जेक्ट के साथ था, इस ऑब्जर्वर के साथ था, और इसने ऑब्जर्व क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। नाउ व्हेन वी चेंज द ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल आल्सो चेंज, राइट। अब मान लीजिए ये वाला बंदा जो है वो ऑब्जर्व क्या करेगा, अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, राइट। अगर ये ऑब्जर्वर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में गाड़ी मूव करेगी या स्टेशनरी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होगी, गाड़ी तो स्टेशनरी होगी ना, अंदर बैठने वाला आदमी अगर गाड़ी की तरफ देगा तो दैट विल बी स्टेशनरी। सो इट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर O2 द कार इज इन रेस्ट। अब ये क्यों हो गया, बिकॉज दिस ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग विद द कार, दैट्स व्हाई, ओके। इट मींस this frame of reference, this frame, because this person is not moving, right, with respect to the ground, this person is moving with the car with respect to the ground. Now if you observe from this person, it will say that car is rest with respect to me. If I am the observer, the car is at rest. Now when this person will observe this guy, what he will say, that no, I am not moving, but the person is moving towards me, right? Because गाड़ी मूव कर रही है तो होगा क्या कि जो आदमी है that will come towards you, right? But वो normally he is stationary, right? But जब हम मूव कर रहे हैं towards him तो हमें ऐसा फील होएगा कि that he is moving towards us because we are the observer now.
and our frame of reference is moving towards the person, right? So ये हो गया O1 ऑब्जर्वर के साथ, ये हो गया O2 ऑब्जर्वर के साथ, हमने ऑब्जर्व किया, राइट? अब दोनों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग थे। मैंने एक्सप्लेन क्या किया कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी भी हो सकता है, जैसा यहाँ था, और यहाँ भी, यहाँ पे क्या था, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो आपका मूव कर रहा था, इट मींस ऑब्जर्वर वाज मूविंग, राइट? अब हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने क्या नोटिस किया कि किसी भी बॉडी का जो मोशन है दैट कैन चेंज फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, राइट? एक से आपको ये लग सकता है कि समथिंग इज स्टेशनरी, दूसरे से ये लग सकता है कि समथिंग इज मूविंग, राइट? सो व्हाट इट मीन्स दैट एवरी मोशन इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटिव, राइट? सो अगर आप रिलेटिव ऑब्जर्व करोगे किसी चीज को तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सेकंड चैप्टर में हमने इसकी बात की थी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर आप लेते हो, कोई भी मेजरमेंट करते हो, तो बेसिक थिंग क्या रहती है आपकी, यू आर कंपेयरिंग, राइट? सो इन द मोशन ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर, एंड व्हाट वी हैव टू कंपेयर दैट विल बी that will depend upon your frame of reference, कि आप कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। इसका एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये तो एक एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल, थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि कोई ऑब्जर्वर है वो कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा है, राइट? दैट विल डिफाइन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो तरीके के हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिए यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे देखोगे कि ओके, सो ये हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है इसको। नाउ एक और एग्जांपल है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम बस में नॉर्मली हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम बस में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आसपास की चीज़ें क्या है हमारे, हम अगर खिड़की सारी हमारी हमने क्लोज कर रखी है, हम क्या देखेंगे, वी आर रिलैक्स्ड, राइट? और आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, रुकी हुई लगेंगी, हमें कोई भी मोशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब भी हम खिड़की के बाहर देखेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द ट्रीज, द माउंटेन्स एंड व्हाटएवर इज देयर, दैट्स मूविंग in the backward direction, right? You will see that shifts in the back side, right? So it means your bus is moving forward, right? But when you are observing, the bus is at rest when you are sitting inside the bus, right? So जो भी बाहर की चीजें होंगी, that will seems to be moving. But if we are on the ground, what we will see that only the bus is moving, not the trees and whatever they are on the ground, right? So ये चीजें जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द मोशन that is always related, right? So अब एक बेसिक सा एक एग्जांपल और है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, कि पहले क्या होता था कि जो पहले के टाइम पे जो एरिस्टोटल जो एक तरीके से टाइम था, वहाँ पे पहले, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ शायद पहले चैप्टर में, कि पहले ये देखते थे कि अगर हम ग्राउंड पे हैं, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द सन, तो पहले ये रहता था कि भाई जो अर्थ है दैट इज स्टेशनरी एंड द सन इज मूविंग अराउंड योर अर्थ, राइट? सो ये पहले एक तरीके से मिथ टाइप में आप कह सकते हो, राइट? अब बाद में ये पता चला कि नो, सन इज एट रेस्ट बट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, राइट? सो ये चीज बाद में पता चली। गैलीलियो ने भी इसके बारे में बताया, बट उसके ऊपर बिलीव नहीं हो पाया। तो उसके बाद में जो है, जो कोपरनिक्स वगैरह जो आए, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की, राइट? और क्लैपनर वगैरह ने मोशन को डिफाइन किया, जो ऑर्बिटल मोशन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ग्रेविटेशनल का वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ से बात हमें क्या समझ में आई कि पहले हम ऑब्जर्व तो ठीक कर रहे थे, ऑब्जर्व हमने करने में कोई गलती नहीं किया कि द सन इज मूविंग, बट द सन इज मूविंग with respect to what? With respect to your ground, right?
But when you observe from the perspective of your solar system, then, right, it means frame of reference आपका क्या बन गया? Solar system बन गया. In that case, what you will see कि आपका sun जो है, that is at rest. Only the planets are moving around it, right? And also there is a rotational motion, right? Because मैंने बोला कि finite size का कोई object है, उसमें rotation भी हो सकता है, तो आप देख पा रहे हो rotation है. और हम बात कर रहे हैं आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन की, बट वहां पे मोशन सर्कुलर मोशन है या फिर इलिप्टिकल मोशन है, तो उसकी हम बाद में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक बार के लिए बेसिक वाला, राइट? तो ये एक एग्जांपल. अब दूसरी बात आती है कि क्या सन भी आपका रेस्ट पे है? सो द आंसर इज नो. द सन इज ओनली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ योर सोलर सिस्टम, राइट? व्हेन वी मूव अ बिट लाइक outer in the outer space, what we will see, we have our galaxy, Milky Way galaxy, right? So there what we will see that with respect to your galaxy Milky Way, what you will see that the sun is not at rest, the sun is also moving. It means along with the sun the solar system is moving. It means everything is relative. It only depends upon your like frame of reference. So when you observe from the frame of reference of your Milky Way galaxy, in that case everything is moving, right? So now when we move a bit outer in the universe, what we will see that there are different kinds of galaxies in the universe, right? So we will say that every galaxy is moving. So what it means when we move to the in general, when we talk about the motion, so we can easily see that the motion is always relative. It only depends upon your frame of reference, right? और एक छोटा सा एग्जांपल और अगर आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व अगर आपने किया हो, जो मैरी गो राउंड होता है, झूला होता है जो घूमने वाला होता है नॉर्मली, तो उस पे अगर आप बैठे हो और कोई अगर बच्चा उस पे घूम रहा है, सो अगर आप उसको देखोगे तो यू विल सी कि हाँ ही इज मूविंग इन सर्कल, राइट? बट अगर that person is the observer, that will observe something different. But he will observe that he is at rest, but the whole world around him, that is rotating, right? So that's how he will observe it, right? So it means कि depends, right? Always on the frame of reference, right? So इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, right? फॉर एग्जाम्पल एक आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप ट्रेन में रहते हो, राइट? ऑपोजिट ट्रेन आती है, देयर इज लाइक दिस इज द नॉर्मल केस. बट अगर आपके साइड से अगर कोई ट्रेन जाती है तो ट्रेन की स्पीड तो काफी होती है. बट जब आपकी दो ट्रेन एक साथ जाएंगी, व्हेन यू विल ऑब्जर्व द नियर बाय ट्रेन, आपको ऐसा लगेगा कि नाउ द बोथ ट्रेन्स इफ दे आर विद द सेम वेलोसिटी, यू विल सी कि दोनों जो ट्रेनें हैं दे आर स्टेशनरी, दोनों रुकी हुई हैं. बट रियल में होगा क्या कि आपके पास से एक और ट्रेन जा रही है सेम वेलोसिटी से, राइट? तो ये हम चीजें चेक करेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट इस चैप्टर का जो एंड है वहां पे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. अब फिर होगा क्या, मान लीजिए इस वाली ट्रेन की स्पीड कम हो गई, सो वी विल ऑब्जर्व दैट दिस ट्रेन इज गोइंग बैक एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड. बट मान लीजिए ये वाली ट्रेन अगर स्पीड से निकलती है, देन व्हाट वी विल सी कि that train is moving, we are at rest, right? So ये सब चीजें जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मोशन को समझने में, राइट? तो ये सब चीजें आपकी किस वजह से आ रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आ रही है. तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रियल में है क्या चीज. ये कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिज पोजीशन, राइट? सो दैट what we call the frame of reference, right? और frame of reference को डिफाइन करने के लिए टाइम चाहिए और कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए. दोनों को मिला के जो चीज बनेगी उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, राइट? सो आई होप कि आपको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया. और काइनेमेटिक्स को हमने बताया कि क्या चीज है और क्यों हमने ये अजम्पशन लिया और क्यों हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन की सबसे पहले हम बात करेंगे. बिकॉज हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट जो है वी विल डिस्कस
समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज मोशन में जब हम इसमें घुसेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पोजीशन सबसे पहली चीज आएगी। तो उसके अंदर एक टर्म आएगा, वो आएगा आपका पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन the two positions, right? And we will define displacement and the path length there, right? So thank you all for watching, and this was only the basic class for your frame of reference and kinematics, right? And in the next video we will discuss something interesting or the next topic of this chapter, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video. Thank you.